के दादा जो हैं या आपके दादा के दादा जो हैं, वो क्या आपको लगता है कि मुसलमान थे? हरगिज़ नहीं थे। इंडिया के साथ हो रहा है, जो मंजन बेचा जा रहा है, जो कुत्ते को मेहंदी लगा के शेर के नाम पर और गधे पे लकीरें खींच के जो है वो ज़ेब्रा के नाम पर बेचा जा रहा है। सनातनी मुस्लिम्स, अबे भाई ये सनातनी मुस्लिम्स क्या होता है भाई? और ये मॉडरेट इस्लाम कौन-सा होता है? इतने खुश हो गए। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना आज खुश हूँ यार, ये भाई की बातें सुन के ना। भाई जो छक्के मारते हैं लेफ्ट राइट किस्म के, मेरा मतलब इमरान खान के भी छक्के ऐसे नहीं है जैसे इन्होंने मार दिए आज। ऐसे एक्स मुस्लिम्स जो इस तरीके से बात करें, दे आर वेरी फ्यू। क्वाइट फ्रैंकली मैंने भी कभी इस तरीके से बात नहीं की और देखा नहीं। मैं इस्लाम के अंदर ही सिर्फ घुस के तो उसी को तोड़फोड़ कर रहा होता हूँ हमेशा। आया किसी बंदे ने ना बिल्कुल यार कमाल है यार, वो जो सही हमारी देसी एग्जांपल्स देके ना कुत्ते नु मेहंदी लगा के थे यार। मैं कहता हूँ यार एकदम से आई वाज अमेज्ड। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से हाउ यू एक्चुअली डिस्क्राइब्ड इट। जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज का जो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए वो साहिल भाई के चैनल पे जब स्पार्टकस आए थे उनका है, और इसमें एडम सीकर भी जुड़ेंगे। काफ़ी बढ़िया डिस्कशन है। स्पार्टकस जी को जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, स्पार्टकस जी पाकिस्तान से थे और उन्होंने जब इस्लाम छोड़ा था तो इनके पीछे काफ़ी मुल्ला ब्रिगेड पड़ी थी और इनको अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना पड़ा। और जो अंकुर भाई है सत्य सनातन वाले, उन्होंने भी इनकी हेल्प करी थी, पब्लिक से फ़ंड लिया और इनको फ़ंड लेकर इनको निकाला किसी ना किसी तरह पाकिस्तान से। और अब ये कहीं अनजान कंट्री में है, कंट्री का नाम हमें नहीं पता है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है, किसी अननोन कंट्री में ये बैठे हैं और वहाँ से अपना चैनल चलाते हैं। इनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्स मुस्लिम स्पार्टकस इनका चैनल है। काफ़ी प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ा। इनिशियली इनकी खुद की फैमिली ने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, और ऐसा भी सुनने में आया था इनके खुद के मुंह से इन्होंने कहा था कि इनकी मां ने खुद इनके खिलाफ फतवा निकाला था। तो इनको हम सुनेंगे, इनके दर्द और वो सब चीज़ों के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें उनकी पूरी स्टोरी होगी। लेकिन अभी इस स्ट्रीम में हम इनके जो व्यू हैं, इनका जो ज्ञान है, इनका जो नॉलेज है, जो इन्होंने पढ़ के समझ के जो ये निकले हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सुनने वाले हैं। तो बिना कुछ देर किए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड हम शुरू करते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूँगा बहुत ही अदब से, एहतराम से हमारे मोहतरम स्पार्टकस जी का। मैं उनको स्ट्रीम में ज्वाइन कर लेता हूँ। वेलकम स्पार्टकस जी, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर, इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। थैंक यू सो मच साहिल फॉर इनवाइटिंग मी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और थोड़ा मोटा सा सलाम भी जो उन लोगों को जो सुन रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पार्टकस जी, आपने वक्त दिया इस चैनल को और हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच साहिल, आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देखकर, आपके स्टांस को देखकर, आपके नॉलेज को देखकर, आपके गेस्ट्स को देखकर। साहिल, एक चीज़ कहना चाहूँगा। वो उर्दू का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, काफिला कारवां। चल काफिला काफिला बनता गया। सही। मैंने ये बात इसलिए की है कि 2018 की तक अगर आप जाए ना, 2018 कोई ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, 3-4 साल पुराना टाइम है। तो यूट्यूब की दुनिया पे अगर आप एक्स मुस्लिम 2018 में सर्च करें, 2018 की हिस्ट्री देखें, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कुछ पता ही नहीं होगा कि एक्स मुस्लिम क्या चीज़ है, या एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्या चीज़ है। 2019 के स्टार्ट में मैं पाकिस्तान से निकला और पाकिस्तान से निकलने के बाद मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था, बल्कि पाकिस्तान के आखिरी डेज़ में ही रियलाइज़ कर लिया था व्हेन आई वाज़ इन पाकिस्तान, कि अब हमारे पास फेसबुक पे एक्टिविज़्म करने का कोई चांस बाकी नहीं रहा। वी नीड टू चेंज द प्लेटफ़ॉर्म। तो उस सर्च में था कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले जो एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, और ह्यूमन राइट्स को जो है वो सपोर्ट करता हो और अनकंडीशनल सपोर्ट करता हो। तो उसमें फिर ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुझे नज़र आया जिसमें मुझे लगा कि पोटेंशियल है। और यूट्यूब ने उस वक़्त 2018 से पहले ही थोड़ा-सा वो गूगल के साथ कोलैबोरेट करके लाइव का एक ऑप्शन दे दी हुई थी, लेकिन स्ट्रीम यार्ड वगैरह उस वक़्त नहीं थे। इतने इन नहीं थे, मे बी एग्जिस्ट करते होंगे लेकिन इतने इन नहीं थे। चैनल शुरू किया, मोनोलॉग्स डालने शुरू किए, और फिर 2-4 दोस्तों की और भी जो है वो, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, ये मैं कंक्लूजन इसके एंड पर दूँगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। 2-4 दोस्तों को और बोला कि यार देखो, इंग्लिश में अगर हम देखें ना तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं। अपोस्टल प्रॉफिट काम कर रहा है, डेविड वुड काम कर रहा है, इधर-उधर से क्रिश्चियन कम्युनिटी से, एथियस्ट कम्युनिटी से डिफरेंट लोग जो हैं वो एंटी इस्लाम काम कर रहे हैं इंग्लिश में। लेकिन हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो पाकिस्तान और इंडिया में है और जिनको इंग्लिश नहीं आती, नहीं समझते, और उनके लिए उर्दू में काम करने वाला एक भी बंदा नहीं है। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट दिस उर्दू थिंग, हिंदी थिंग। उसमें फिर हमने स्टार्ट किया। 2019 के शुरू में मेरे ख्याल में सिर्फ 2 लोग थे उर्दू में काम करने वाले, एक मैं था और एक हैरिस सुल्तान था। उसके बाद क्या हुआ, आज 4 साल गुजर गए हैं। 4 भी नहीं पूरे, बल्कि 3 भी पूरे नहीं हुए, 2.5 साल हो गए हैं। इन 2.5 सालों में
आई सीरियसली हैव नो आइडिया कि हमारी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में कितने लोग जुड़े हैं। आप जुड़े हैं, जफर जुड़ा है, शकील है, और उसमें खवातीन भी आ गई हैं। हम्म। ये मेरा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आज तो बिल्कुल असल में बिल्कुल, मेरे आज साथ पूरा वक्त। डेडिकेटेड स्ट्रीम है, तो आज मैं खुल के बोल सकता हूँ, क्योंकि लोग शिकायत बिल्कुल करते हैं कि यार स्पार्टैकस तो हाईजैक कर लेता है स्ट्रीम। तो आज ये मेरी स्ट्रीम ही है, मैं ही बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उसका फायदा क्या हुआ? अच्छा, उसका ये फायदा, आपको बस स्पार्टैकस, आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि एक हेल्थ के बारे में, हमारे आपकी हेल्थ के बारे में अजीज सर पूछ रहे हैं। हेलो स्पार्टैकस, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई होप यू आर बेटरमेंट। थैंक यू सो मच मुरानी साहब। बस इतना अच्छा हूँ कि मैं इस लड़ाई को दोबारा शुरू कर सकूँ। ये तो नहीं कह सकता कि 100% फिट हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि शेर जब जख्मी होकर 2 कदम पीछे लेता है तो वो फिर ज़्यादा ताकत के साथ आता है। तो यू विल फील कि आई हैव मोर एनर्जी एंड आई एम मोर एक्साइटेड इन एक्टिविज्म। आई एम बैक एंड वो क्या कहते हैं ना कि मैंने अंकुर आर्या के चैनल पर कुछ 2-3 साल पहले बोला था कि मेरी जब तक सांस चलती रहेगी मैं इस्लाम की चड्डी में छेद करता रहूंगा। तो वो मैं वापस आ गया हूँ, वो मैं करता रहूंगा जब तक मैं मेरी सांस पे सांस है। मैं बात कर रहा था, आपकी अगर और सुपर चैट्स हैं तो वो ले लें, फिर मैं अपनी बात जी, कंक्लूड करूंगा। ये एक्चुअली सब आपके हेल्थ के बारे में ही इतना यानी जानना चाह रहे हैं, और इतनी आपके आपके लिए मतलब वो कदर करते हैं आपकी। कहता ना शेर जब जख्मी होकर 2 कदम पीछे लड़ता है तो वो ज्यादा ज्यादा हिम्मत और ताकत के साथ आता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनुराग जी। पहले से बेहतर जो है वो सिचुएशन है। इस कहते हैं फ्रीडम कम्स विद प्राइस। मैंने अपनी फ्रीडम के लिए मेरी जो सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइसेस हैं, जो स्ट्रगल है, मेरी जर्नी है, मैं इस बात को बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। अंकुर आर्या के चैनल पर अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, नीरज दत्ती के चैनल पर पूरी हिस्ट्री बताई, हारिस सुल्तान के चैनल पर बताई, अपने चैनल पर बताई, और भी काफ़ी सारे लोगों के साथ स्ट्रीम्स की, मैंने चैनल बताए। प्रॉब्लम क्या होती है मेरे लिए, साहिल जी माफ़ कीजिएगा, कि मैं तो बता के आप सुन के चले जाते हैं, लेकिन हम्म। वो सारी पुरानी बातें जो होती है ना, वो उन रिपीट करने का मेरी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरे हम्म। अगले कई कई दिन जो होते हैं उस फेज से बाहर आने में लग जाते हैं, क्योंकि देखें बात ये बिल्कुल। होती है कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब आप हम्म। किसी आइडियोलॉजी, ऐसी आइडियोलॉजी से आपकी टक्कर होती है जो आपको माँ और बेटे के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, बहन और भाई के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, तो वो फिर आपका उस मेंटल शॉक से निकलना और उसको एक्सेप्ट करना, आप एक बड़े लंबे अरसे के लिए स्टेट ऑफ डिनायल में चले जाते हैं साहिल। बड़े लंबे अरसे के लिए स्टेट ऑफ डिनायल में चले जाते हैं कि नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं कर सकती, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बाप ऐसे कैसे सोच सकता है, मैं जिस कोख से जन्म लिया है वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। ये सारी चीजें जो होती हैं ये रियलिटी होती हैं, लेकिन आपके लिए वो इतनी हार्श रियलिटी होती हैं, इतनी अनबिलीवेबल रियलिटीज होती हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको महीनों और साल लग जाते हैं। भी जाता है, उसको फायर लग भी जाता है, कोई परवाह नहीं है। अब बहुत लोग आगाज खड़े कर हैं, दिया आपने। और बहुत लोग अभी वेट भी कर रहे हैं, जो इस वेट में कर रहे हैं कि मुनासिब वक्त आए और हम जो है वो हम भी शुरू हो जाएं। तो अब ये इस्लाम जो है ना, ये मेरा ये मानना है कि ये इंटरनेट जो है ना इस्लाम के साथ वो करेगा जो प्रिंटिंग प्रेस ने क्रिश्चियनिटी के साथ किया था। ये इसको अब इस्लाम जो है ना वो थोड़े समय का मेहमान है। बिल्कुल, आप लोगों ने जो आगाज की है वो बिल्कुल ही सराहनीय है स्पार्टैकस, क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि अब आप चाहे चैनल बंद कर दे लेकिन ये आवाज नहीं रुकने वाली है। ये नहीं रुक सकती, ये इसलिए नहीं रुक सकती है कि देखें, ये एक इस इंटरनेट की एक ऐसी चीज है जहां पर आपने एक बार अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया, वो जब तक इंटरनेट मौजूद रहेगा वो वहीं पर रहेगा, किसी ना किसी शक्ल में लौटकर आपके सामने आता रहेगा। आज अगर स्पार्टैकस मर जाता है तो क्या स्पार्टैकस की आवाज मर जाएगी? उसको कोई भी नहीं मार सकता, वो अमर हो चुकी है। आज साहिल को कुछ हो जाता है, साहिल चला जाता है, क्या साहिल की आवाज खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। और एक जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सबसे बड़ी जबरदस्त चीज हुई है मेरे देश इंडिया के लिए, वो ये हुआ कि हमारे जो साहिल, मुझे आज खुला फ्री हैंड देना, मुझे खुली बिल्कुल छूट बिल्कुल, चाहिए। द शो ठीक इज ऑल है। योर्स हाँ हाँ, स्पार्टैकस। मैं ये तो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, लेकिन मैंने ये कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं किसी को ट्रोल नहीं करूंगा। ये तो मैं फिर चैनल बंद करके अंदरूनी, सारी हाँ, मैं चैनल बंद अंदरूनी करके हिस्सा है चला जाता आपका। हूँ। हाँ, सानू कोई काम आंदा है वही हुण तू रोक लेंगा तो फिर असं करना की है थे। एनीवेज, मैं ये कहने लगा था कि जब हमारे हमारे जो नेता थे ना, मैं 70-72 साल पहले चला जाता हूँ, उनको किसी ने बताया कि अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। उनको ये किसी ने समझाया कि ये जो इंडियंस है ना, ये चूतिया होते हैं, इनको जितना मर्जी है चूतिया बना लो, कुछ भी बोल दो ये बिलीव करेंगे। उन्होंने क्या किया, इस बात को सीरियस ले लिया।
उन्होंने सीरियस लेकर एक ऐसा बंदा, आप ये देखें, आप अन्याय देखें, अफसोस की बात देखें इंडियन हिस्ट्री के साथ, इंडियन यूथ के साथ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ, कि एक ऐसा बंदा पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है इंडिया का जो सारी जिंदगी स्कूल नहीं गया। मौलाना अब्दुल कलाम उसके आजाद। हाथ में इंडिया की जनरेशंस का जो है वो फ्यूचर दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि हाँ भाई तू बता दे जो तूने बताना है। फिर उस बंदे की अपनी जाती एफिलिएशन वो इंडियन धरती के साथ क्या है कि वो शायद वो बंदा था जो मेरे ख्याल में शायद इंडिया की धरती पे पैदा ही नहीं हुआ था। वो कहीं मक्का मदीना और पता नहीं किधर जाके पैदा हुआ, मरा हुआ, उधर ही पला बड़ा, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर वो हमारा था। फिर उसने हमारी एजुकेशन में वो घोटाले किए, वो चीजें की, उसने वो गंद फैलाया जो 72 साल से आज तक साफ नहीं हो रहा। वो चीजें पढ़ाई गई, वो चीजें बताई गई जो सिरे से ऐसा झूठ थी, जो झूठ ऐसा झूठ थी जो अगली हमारी आने, एक झूठ होता है ना, आप थोड़ी देर के लिए किसी को झूठ बोलते हैं, अरे यार मैं चाय पी रहा हूँ, लेकिन आप चाय नहीं पी रहे होते, आप कोई और काम कर रहे होते, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, आप 15 मिनट में नहीं आ रहे होते, आप घंटे बाद जा रहे होते। लेकिन वो एक ऐसा झूठ था जिसका एक नस्ल पर नहीं, आने वाली नस्लों पर जो है वो असर पड़ना था, और वही हुआ। आज तक हमें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया, आपने तो स्कूल में पढ़ा होगा मुगलों के बारे में, मुगलों की नस्लों के नाम तक आपको याद होंगे क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन आपको अपनी धरती के पुत्रों से पुत्रों का नाम नहीं पता होगा कि वो कौन थे, क्या थे, उन्होंने कैसे मुस्लिम इन्वेजन्स का फेस किया, उन्होंने कैसे रोका, उन्होंने किस तरीके से अपनी अपनी जान माल सारा कुछ सेक्रीफाइस किया इस धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं, क्योंकि आपके पास कहीं कहीं एनसीईआरटी में कहीं पर कुछ होगा ही नहीं, जो कुछ मिलेगा आपको प्राइवेट सोर्सेस से मिलेगा। लेकिन इस इंटरनेट का ये फायदा भी हुआ है कि एक इधर से सिर्फ इस्लाम की तरफ से नहीं हुआ, दूसरा ये है कि दूसरी तरफ जो मेरे देश के साथ हो रहा था, उसके एजुकेशन सिस्टम के साथ हो रहा था, उसकी यूथ के साथ जो हो रहा था, उसको भी प्रॉपर प्रॉपर जो है उन्होंने एक्सपोज किया है। एक और चीज जो मैंने ऐड करनी थी यहाँ पर, साहिल थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ एज ए फेमिनिस्ट, और वो फेमिनिस्ट मैं इसलिए आइडेंटिफाई करता हूँ कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, मेरी पैदाइश परवरिश एक ऐसे रिलीजन में हुई थी जो बेसिकली एक मिसोजिनिस्ट रिलीजन है। और वो ऐसा रिलीजन है जिसने इतनी डिस्क्रिमिनेशन की है अगेंस्ट वुमेन कि जिसका हद और हिसाब ही नहीं है। उसको उस पे तो अकेले बैठ बैठ के 1 महीने तक जो है वो पूरी पूरी स्ट्रीम्स हम कर सकते हैं। अम, और उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, देखो कोई भी चीज होती है ना साहिल, आप सोशल हवालों से बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, रिलीजियस हवालों से बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल हवालों से बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई चीज होती है ना जिसे हम रिलीजन कहते हैं, धर्म कहते हैं, हमने उसका ये देखना होता है कि उसके ह्यूमन बिहेवियर पर उसके असरात क्या है। ह्यूमन बिहेवियर पर असर डालने का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, वो ये होता है कि साहिल देखिए, एक कहावत है कि झूठ इतने तवातुर से बोलो कि वो सच लगने लगे। आपने ये सुनी होगी कि झूठ इतनी कंसिस्टेंसी से बोलो कि वो सच लगने लगे। ये जी बात पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने इस्लाम को इन्वेंट किया, इस्लाम को इम्प्लीमेंट किया और इस्लाम को प्रोटेक्ट किया और इस्लामिक हिस्ट्री को इतने लंबे समय के लिए प्रोटेक्ट करके गए कि उसके ऊपर कोई काम नहीं होने दिया अगले 1200 साल तक। उन्होंने जो जो वे आउट दिया था ह्यूमन बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करने का, वो बहुत जबरदस्त था। उसकी एग्जांपल देता हूं मैं। आप अगर हिंदू हैं तो आप एक हिंदू फैमिली में 4-5 लोग हैं, बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, दादा दादी है, नाना नानी है। नाना नानी दादा दादी मूर्ति पूजक होंगे, माँ बाप जो होंगे वो शायद मूर्ति पूजक नहीं होंगे, बेटा बेटी जो होंगे वो भले सही सिरे से ही नास्तिक होंगे, चरवाक होंगे, या एथियस्ट होंगे। ये सारे लोग मिलकर रहेंगे, एक ही छत के नीचे खाना खाएंगे, एक ही घर में रहेंगे, एक ही परिवार में रहेंगे। इनमें से कोई एक दूसरे का गला जाकर नहीं काटेगा कि तूने मूर्ति पूजा की मैं तेरा गला काटता हूँ, तूने मूर्ति पूजा क्यों नहीं की मैं तेरा गला काटता हूँ, तू भगवान को क्यों नहीं मानता मैं तेरा गला काटता हूँ, तू भगवान को मानता है मैं तेरा गला काटता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं करता। दूसरा, 100% राइट। मंदिर कितनी बार जाते होंगे? बहुत सारी आजकल की जो यूथ है उसमें आ, आप कोई फेस्टिवल होता है तो कभी कभार मंदिर चले जाते हैं, या घर में कोने पे मंदिर बना लिया, कभी कोई टीका लगा लिया, प्रणाम कर लिया, को पूजा कर ली, पढ़ लिया, कुछ तो पढ़ लिया, अदरवाइज कुछ नहीं। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने आज से 1200-1300 साल पहले ये चीज किस तरीके से फिगर आउट की थी कि हमने ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, झूठ इतने तवातुर से बोलो कि वो सच लगने लगे। इन्होंने कुरान कुरान की जब कंपाइलेशन चेंज हुई, हमारे पास तो अब लेटेस्ट 90s 20s वाली कंपाइलेशन है, तो ये चीज जालिकल किताबुल ला रैब फीह, जालिकल किताबुल ला रैब फीह,
सबसे पहले दूसरी आयत में ही, दूसरी पारे में ही डाल दी। ये वो किताब है जिसमें क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं कि यार ये किसी मुस्लिम को मुस्लिम कन्वर्ट क्यों नहीं होते किसी दूसरे रिलीजन में, या उनमें ज्यादा लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका पहली आयत ही यही पढ़ाई जाती है कि ये वो किताब है जिसमें कोई क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब एक बच्चा है, अब आप अगर आप इस्लामी तालीमात देखें तो वो 5 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, नमाज सिखाओ। 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। 10 साल का हो जाए और वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसके साथ सख्ती करो। और नमाज कितनी बार है? 5 बार भैया। यहाँ कोई बोलता है 5 बार मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हें चपेटें पड़ेंगी? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं कहता ऐसे। लेकिन उधर 5 ही बार ये करवाया जाता है। फिर साथ और ये काफी नहीं है कि सिर्फ आपने 5 बार नमाज पढ़ ली तो काफी हो गया, नहीं, फिर आपको वो कुरान भी पढ़ना है, फिर साथ में वो हदीसें भी हैं, फिर साथ में वो एक पूरा एक वो पैटर्न है, सेट पैटर्न है, एक वो क्या कहते हैं, बाय वन गेट वन फ्री वाला एक पूरा पैकेज है जो आपको साथ में फ्री में मिल जाता है 5 नमाजों के साथ। वो रटा रटा के इतना पढ़ाया जाता है, इतना पढ़ाया जाता है। देखो एक बंदा, एक 5 साल का, 7 साल का, 6 साल के बच्चे को कंसिस्टेंटली एक चीज अगर पढ़ाई जाती है और वो 17 18 20 साल का जब होता है, आपको क्या लगता है कि आपकी वीडियो सुन के, मेरी वीडियो सुन के, या 2 4 किताबें पढ़ के वो हट जाएगा, वो पीछे भी निकल आएगा, अरबी में, ताकि आसानी की समझ तरफ ना आए दौड़ेगा? किसी नहीं। को। बहुत बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है ये कि इस तरह का इवन हम सोच भी सकें कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ फिर लोग सरप्राइज होते हैं ना कि यार ये हमारे घर में तो एथियस्ट भी हैं, हमारे घर में तो बिलीवर्स भी हैं, नॉन बिलीवर्स भी हैं, सब कुछ एक्सेप्टेड है। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि देखिए आप एक धर्म को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ आपका ये धर्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए एक कल्ट को इन्वेंट किया गया था। और इसको जो है वो धर्म का या रिलीजन, धर्म का नाम दिया गया था। ये आपके साथ वही हुआ है कि जैसे आपके दरवाजे पर कोई आए और वो उसने अपने कुत्ते को जो है वो मेहंदी लगाई हुई हो और आपको बोले कि भाई मैंने तो आज नया शेर लिया है। जो कुत्ते को मेहंदी लगा के आपके सामने शेर प्रेजेंट किया गया है और वो आप फिर एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि चलो ठीक है, ये शेर ही है। जबरदस्त। जी जी, हाँ, आवाज आ रही है आपकी इस पार्ट सबसे से, आप कंटिन्यू करिए। जबरदस्त बात। एंड इन केस अगर आपको वाटर ब्रेक लेना है, क्योंकि मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। मुझे लगा कि शायद कोई कनेक्शन का इशू है तो आप खामोशी हो गए थे। नहीं हाँ, मैं नहीं, ये बात हम कर सुन रहा रहे था। अब एक ये चीज हुई है, अब हमें जो एक काम करना है ना, हमें ये काम, और फिर हमारे साथ एक और आज भी धोखा हो रहा है साहिल जी। हमारे साथ वो जो कुत्ते को मेहंदी लगाकर हमें बोला गया था ना कि भैया ये तो शेर है, वो हमारे साथ आज भी हो रहा है। और हमारे साथ आज किसके नाम पर हो रहा है? आज हमारे साथ वो हो रहा है मॉडरेट इस्लाम के नाम पर। ठीक है। अब इन लोगों ने जो जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो अपने आप को रिफॉर्मिस्ट भी कहते हैं, इन लोगों ने ये चीज तो समझ ली है कि एक एक इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मॉडर्न और सिविलाइज्ड वर्ल्ड के साथ जो है वो कंप्रिहेंड नहीं करती। तो हमने कोई एक ऐसा वे आउट करना है कि जिससे हम इस्लाम को बाकी सिविलाइजेशन के सामने एक्सेप्टेबल के रूप में प्रेजेंट कर सके। मैं उसकी ना एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने कुरान की जो है ट्रांसलेशंस है, उनमें चेंजेज़ इन्होंने करने की कोशिश की है। हदीसों को जो है वो एक एक नया फ़िरका सामने लेकर आए थे, कुरानिस्ट के नाम से, जो हदीसों को सिरे से मानता ही नहीं था। और फिर एक और चीज़ आई थी, इन्होंने ये काम शुरू किया था कि जो हदीस कुरान के साथ वो मैच नहीं करेगी, वो तो हम मानेंगे नहीं। तो भाई आप नहीं मानते तो आप नमाज़ों वाली क्यों मानते हो? कुरान में कहाँ लिखा है कि नमाज़ का तरीका कहाँ पर है? कुरान में वुज़ू का तरीका कहाँ है? हदीस को निकाल दें तो कुरान तो सिरे से लूली लंगड़ी किताब बच जाती है। बाकी तो वो अलग बात है कि कुरान जो है वो कुछ 37 किस्म के कुरान है और उन 37 कुरानों में 1300 से ज़्यादा के डिफरेंसेस हैं, उस तरफ तो चलो जाते ही नहीं है। आप लोगों ने ये बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने ये सारा काम किया है, बड़ी मेहनत के साथ काम किया। और अब जो इंडिया के साथ हो रहा है, जो मंजन बेचा जा रहा है, जो कुत्ते को मेहंदी लगा के शेर के नाम पर और गधे पे लकीरें खींच के जो है वो ज़ेब्रा के नाम पर बेचा जा रहा है। एक नई टर्म सुनी मैंने, सनातनी मुस्लिम्स। अबे भाई जबरदस्त ये भाई, क्या सनातनी बात मुस्लिम्स बोली क्या है। होता है भाई? और ये मॉडरेट इस्लाम कौन-सा होता है? इन्होंने क्या किया है, ये एक नीरज जी ने भी इसके ऊपर शायद वीडियो की थी कुछ अर्सा पहले। 15 जनवरी 2020 को एक बलबीर पंज के नाम से ट्विटर पर एक आदमी है। वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि आई एम अ बिलीवर हिंदू हु वर्शिप्स आइडल्स एंड एम आई अ काफिर एज पर द इस्लामिक ट्रेडिशंस? इफ यस, हाउ अ डिवोट मुस्लिम supposed to deal with me as a kafir? What will be my status in Islamic State? मतलब वो क्या पूछ रहे हैं कि आई एम अ बिलीवर हिंदू, मैं वो अच्छा बिलीवर हिंदू हूँ। स्पार्टकस जी, मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ठीक पॉइंट है, इसको ठीक कंप्लीट करने ठीक। दीजिए। मैं बिलीवर हिंदू हूँ, जो मैं मूर्ति को जो है वो पूजा करता हूँ। तो इस्लामिक ट्रेडिशंस के मुताबिक क्या मैं काफिर हूँ? और एक इस्लामिक जो एक मोमिन है, जो इस्लामी मोमिन है,
वो मेरे साथ जो है वो क्या सलूक करेगा। अब हमारे आपके टीवी पर आपने देखा होगा, ये भाई साहब जो है इन्होंने दाढ़ी वाड़ी भी रखी हुई है, इनका नाम है जफर सुरेश वाला। ये जफर सुरेश वाला साहब जो है वो धोखा देते हैं, कहते हैं काफिर मीन्स डिसबिलीवर। हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख, ज्यूज, पारसी, बुद्धिस्ट, एनी बिलीवर इज नॉट काफिर। अब ये हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी साहिल, कि हमारे पास जितने भी मॉडरेट मुस्लिम्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं, क्या इनकी अथॉरिटी कभी भी कुरान से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नया तरीका है असल में। यहाँ पे हमारे कुछ कॉलर्स भी आए थे, हिंदू काफिर होता है ना क्रिश्चियन काफिर होता है, आपने गलत मतलब समझा है। लगता है स्पार्टकस जी का नहीं हूँ यार, वही वाला ही हूँ। मेरी वो क्या कहते हैं, लाइट चली गई थी, तो मैं फोन से जो है वो किया है, मेरे पास लाइट चली गई है यार। मैं ये बात कर रहा था कि हमें चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारे ये जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, इनकी जितने भी हो जाए, चाहे दाढ़ी रख लें, दाढ़ी ना रखें, सेलिब्रिटीज हो जाए, इनकी फैन फॉलोइंग हो जाए, इनकी अथॉरिटी जो है वो कभी भी कुरान से ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये कहते हैं ना कि अब इन्होंने डिसबिलीवर का वर्ड यूज किया। अबे यार भाई, कुरान की सूरह 98 वर्स नंबर 1 जो है वो तो एक बार जाके खोल लेता। सूरह 98 की वर्स नंबर 6 जो है वो जाके खोल लेता, कि जहां पर वो काफिरों को, अहले किताब को काफिर कह रहा है और वहां पे मुशरिकीन को काफिर कह रहा है कुरान। अब मुशरिकीन कौन है? जिन्होंने शिर्क किया। शिर्क करने वाले कौन होते हैं? जो खुदा को जो के साथ जो है वो किसी और को जोड़ते हैं, पोलीथियस्ट, यानी हिंदूज, यानी ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म वाले। वो भी अहले किताब में ही कभी कभी शुमार हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। और अहले किताब बाकी कौन से? क्रिश्चियन और ज्यूज। उनको तो वो कह रहा है कि कुरान कह रहा है कि ये आसमान के नीचे जो वो बदतरीन मखलूक है। लेबल हमारे साथ खेलना बंद कर दें यार, मेहरबानी करें। बस 70 साल से बहुत जो है वो बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने इंडियंस को, इंडियन अवाम को। बस कर दें। ये मॉडरेट मुस्लिम, मॉडरेट इस्लाम, लिबरल इस्लाम कुछ नहीं होता। आज मुझे एक साहिल, आपने दिया है प्लेटफॉर्म, तो मुझे जितना बोल सकता हूं मैं आज बोलूंगा। निकिता जी बिल्कुल तोमार का बिल्कुल। कातिल, निकिता तोमार का कातिल कौन था? उसका नाम तौफीक या तौसीक जो भी था ना, यही नाम था ना उसका। हम्म। लेकिन उसके उसके मर्डरर का नाम तो शायद वो होगा, कोई तौफीक या जो भी होगा। लेकिन उसे कत्ल आपने किया है साहिल, उसे कत्ल मैंने किया है। उसे कत्ल हर उस बंदे ने किया है जो ये बिलीव करता है कि इस्लाम, मुस्लिम जो है वो रिफॉर्मिस्ट भी हो सकते हैं, मुस्लिम लिबरल्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्यों ये पॉसिबल नहीं है? वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इस्लाम आपको बचपन से जो चीज आपके पल्ले डालता रहता है ना, वो एक टाइम आता है जब वापस किक इन करती है। थोड़े टाइम के लिए आप दुनिया की रंगीनियों में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, लाइफस्टाइल में बिजी हो जाते हैं। आपका जो इकोनॉमिक या सोशल पहलू होता है वो रिलीजियस पहलू पे डोमिनेट कर जाता है। आप लिबरल बन जाते हैं, मॉडरेट बन जाते हैं। आप कहते हैं ना, तुम मूर्ति पूजा को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हिंदू हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी भी रिलीजन से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी उम्र आपकी गुजर जाती है, तो फिर आपको आपको अल्लाह याद आ जाता है, आपको कब्र का अजाब याद आ जाता है, आपको फिर जो है वो हूरों का ख्वाब आने लग जाते हैं। फिर आप अपनी वो सारी उस बैक पे चल पड़ते हैं। सारी चीजें जो है वो बैकफुट पे चली जाती हैं और आपके जो कदम है वो रिवर्स पड़ने लग जाते हैं। फिर उसी बीवी को जो है वो आप इस्लाम की तरफ भी कायल करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं बच्चों को जो आपको एक लिबरल और सेकुलर बीवी से आपके हुए थे, उन्हीं को आप फिर मुस्लिम बनाने की भी कोशिश करते हैं। अरे यार, ये तो घर घर के वाक्य हैं। आपको अभी कुछ दिन पहले मिला होगा वो एक, क्या नाम था, म्यूजिशियन साजिद खान के, वाजिद खान, जिसकी डेथ हुई थी। उसकी वाइफ का आपका केस आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि वो एक अकेला केस था? नहीं। मेरी अपनी 2.5 साल की इस एक्टिविज्म में, यूट्यूब के एक्टिविज्म में 5, 7, 8। हाँ ठीक है, मेरी वो लाइट वापस आ गई थी। मैंने अपना पॉइंट कंक्लूड कर दिया है कि देयर इज नो सच थिंग एज लिबरल इस्लाम। मुझे आप लोग बात करो, मुझे 1 मिनट की ब्रेक दो, मैं फिर बाकी अगले टॉपिक पर मैं बात करता हूँ। यू वांट मोर टाइम स्पार्टकस? यार मेरे पास एक चीज और है बोलने के लिए, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा था, उसी पिछले टॉपिक से ही जुड़ी हुई है। वो ये चीज मैं कहना चाह रहा था साहिल, कि हम ये देखें कि जब हमने एक्टिविज्म स्टार्ट किया था तो 4-5 लोग थे। लेकिन हमारी इस जो मेरे लिए एज अ फेमिनिस्ट बहुत जबरदस्त मुझे जो चीज इंकरेज करती है, अच्छी लगती है, सर जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुसी अपने आप को म्यूट कर लो, ताड़ी मेहरबानी। मैंने म्यूट कर दिया है मेरे जी। ख्याल में ये फिर आपकी बैकग्राउंड है। तो वो उस हमारे यहाँ, हमारी इस मूवमेंट में बहुत सारी लेडीज जुड़ी हैं।
खवातीन जुड़ी हैं, महिलाएं जुड़ी हैं, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अब जब ये स्टार्ट हुई थी, कुछ इसमें से कुछ दो तीन ने मेरे साथ कांटेक्ट भी किया था कि हमने ये स्टार्ट किया है, ऐसे किया वैसे किया, तो मैंने इन सबको एक चीज बोली थी कि ये राह चुनना एक्टिविज्म की जो है वो बहुत आसान है। आप बैठ के गूगल पे अकाउंट क्रिएट कर दें, यूट्यूब पे अकाउंट क्रिएट कर दें, आके एक वीडियो बना दें, आप एक्टिविस्ट हो गए। एक्टिविस्ट होना मुश्किल नहीं है, एक्टिविस्ट रहना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि उसमें उस सफर में आपको बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे अपने ही साथियों के साथ, बहुत सारी अब्यूज फेस करनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट के एक वर्ड मैं शायद नहीं बोलना चाहिए, लिटरली आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा अपने व्यूअर्स के थ्रू, फॉलोअर्स के थ्रू, सब्सक्राइबर्स के थ्रू और उन लोगों के थ्रू जो आपसे इख्तलाफ करते हैं, आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। हमारी सोसाइटी जो है वो अभी भी उस टॉलरेंस लेवल पर नहीं पहुंची। व्हेन आई से हमारी सोसाइटी, आई मींस पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ, उस टॉलरेंस पर लेवल पर नहीं पहुंची कि जहां पर हमें एक दूसरे का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की हम रिस्पेक्ट कर सकें। आज हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना, तो एक दूसरे के ऊपर हम दो फतवे लगा देते हैं। या तो तुम गद्दार हो, या तो तुम जो है वो हमारे वो जो अगर किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो तुम हमारे फिरके से ही नहीं हो, तुम हमारे मजहब से ही नहीं हो, तुम हमारे ही नहीं हो। मतलब हमें जो है वो फतवे लगाने का जो है ना वो बहुत शौक होता है। तो मैं सल्यूट करता हूँ इन सब खवातीन को अनकंडीशनली। मैंने पिछले ऐसे देखा था कि कुछ बॉडी शेमिंग की गई, गालियां दी गई, क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया, मतलब लिटरली उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई गई। लेकिन सैल्यूट है उनको जिन्होंने फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक्टिविज्म करेंगे, हम इस्लाम के अगेंस्ट बोलेंगे, हम ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे बोलेंगे। तो मेरा ये मैसेज था उन सबको, भले उनमें से जितनी भी किसी के साथ अगर मेरी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर योर एक्टिविज्म, कीप इट अप। बस ये कहना था। अच्छा स्पार्टकस, कुछ आप ये भी बताइए कि यानी वो जब आप मोमिन थे तो वो कौन कौन से डाउट्स, मेजर डाउट्स आपको आए थे जिसकी बुनियाद पे आपने यानी एक इस्लाम को छोड़ देना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। इस्लाम जो है, जो मुसलमान होता है, जिस तरीके से बचपन से उसके अंदर इस्लाम को डाला जाता है, तो उसकी जो मोहब्बत और उसकी हक्कानियत, उसकी सच्चाई जो दिल में बसी होती है, तो उससे निकलना इतना आसान नहीं है। तो वो क्या आपके सामने डाउट्स आए थे? अब देखिए, अगर हम आज के एक्स मुस्लिम को अगर हम बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई एक एक्स मुस्लिम चैनल का नाम जरूर लेगा कि हमने इसको सुना था, हमने उसको सुना था, उसके बाद डाउट्स आने लगे, उसके बाद हमने फिर तहकीक की और उसके बाद हमने इस्लाम को छोड़ा। आपके साथ क्या मामला था? आपको क्या डाउट्स हुए? क्या आपने कोशिश की कि मैं कोई उलमा के पास जाकर उसको पहले उसका क्लैरिफिकेशन ले लूं? किस तरीके से आपने तहकीक की और आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? कुछ वो भी बताइए आप। साहिल, हर इंसान की लाइफ में अगर आप एक्स मुस्लिम हैं तो इस बात का आप सेकंड करेंगे कि हम लोगों की लाइफ में जो ये जर्नी स्टार्ट होता है वो एक ट्रिगर मोमेंट से स्टार्ट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिगर मोमेंट सिर्फ रिलीजन के हवाले से ही हो या रिलीजन की कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती हो। आपकी वो ट्रिगर मोमेंट घर से भी शुरू हो सकती है। ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा था कि कैसे इस्लाम ह्यूमन बिहेवियर को ऑल्टर करता है और सारी ज़िंदगी जो है वो बच्चा पैदा होने के साथ ही जो है वो इस्लामिक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाती है बच्चे के कान में अज़ान से ही। उसी तरीके से जो सबसे पहली जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखी थी, वो अपनी फैमिली में ही देख ली थी कि अगर लड़के हैं, तो सुबह नाश्ते में लड़कों को पूरा अंडा मिलेगा, उबला हुआ, क्योंकि लड़के ने घर चलाना है, स्कूल जाना है, उसको ताकतवर बनना है, उसने मैन ऑफ द हाउस होना है। लेकिन अगर वहीं पर लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियाँ हैं, तो उन 2 लड़कियों को जो है वो आधा-आधा अंडा मिलेगा। क्यों आधा-आधा अंडा मिलेगा? कि पराए घर की अमानत हो। हमने क्या करना है? हमने तुम्हारा क्या करना है? पढ़ा-लिखा के जो है वो तुम्हारी शादी कर देनी है। फिर दूसरी एक चीज़ और थी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ये आज तक ये बात साहिल किसी के साथ कभी शेयर नहीं की। ऑनलाइन बैठ के तो कभी भी किसी के साथ नहीं की। मैं अपनी छोटी बहन के साथ बहुत क्लोज़ था हम्म। और उसको अब स्कूल जाते थे तो पॉकेट मनी उस वक़्त कितनी मिलती थी, ₹1 ₹2, जो भी पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें से आधा मैं अपने लिए खर्च करता था और आधे की जो है वो टॉफ़ी, कैंडीज़ लेकर बहन के लिए लेकर आता था। क्योंकि वो बहन को छोटी थी वो उस वक़्त, 2, 3, 4 साल की थी। तो उसको देता था, वो बहुत खुश होती थी। उसको वो क्या कहते हैं, वो सलमान खान की मूवी थी ना कि मुझे किक मिलती है। वो उसको खुश देख के ना मुझे वो किक मिलती होती थी। तो मुझे एक दिन मुझे याद नहीं है कि माँ ने बोला या बाप ने बोला कि इसके साथ इतने लाड क्यों करते हो? ये पराया माल है, इन्होंने अगले घर भी जाना होता है। अरे यार, वो 2 साल, 2.5 साल की बच्ची है और आप बोल रहे हो कि ये पराया माल है, इसने अगले घर जाना है, इसको लाड प्यार मत दो।
मतलब इतनी डिस्क्रिमिनेशन। इंसान को इंसान रहने दो यार, बच्चे को बच्चा रहने दो। उसको क्या पता है कि उसने अगले घर जाना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना। तो एक ये इट वाज वन ऑफ द ट्रिगर मोमेंट। मैंने इसका कभी किसी के साथ जिक्र नहीं किया, बट आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस, कि इस्लाम किस तरीके से जो है आपके जहनों को जो है, वो इंसानी जहन को एक जानवर सा बना देता है, एक रोबोट सा बना देता है, कि जिसको बच्चा हंसता खेलता बच्चा नहीं दिखाई देता, उसको एक ब्राइड दिखाई देती है कि ये किसी की ब्राइड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचें, ये पेरेंट्स की फीलिंग्स हैं, और ये किसी सिर्फ मेरे पेरेंट्स की फीलिंग्स नहीं है, ये 70 80 90 लोगों की जो है, 90% लोगों की फीलिंग्स हैं, पेरेंट्स की पर्टिकुलरली। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा ही है, मुझे ये नहीं पता कि वहां पर कैसा है। इंडिया में मुझे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पेरेंट्स जो है वो ऐसा फील करते होंगे कि बेटी जब पैदा होगी तो वो तो पराया माल है, उसको पराया माल समझ के ही उसकी परवरिश की जाती होगी। बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां पर बेटी को एज ए ह्यूमन इज्जत मिलती होगी, रिस्पेक्ट मिलती होगी, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती होगी। नहीं होता ऐसे। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत कम ऐसा होता है। इंडिया का पता नहीं, अगर ऐसा नहीं होता होगा तो बहुत जबरदस्त बात है। फिर दूसरी चीज, मैंने साहिल, ये बहुत सारी जगहों पर ये पहले भी बात की हुई है। अम, देखो, कहते हैं कि नमाज जो है वो बुराइयों से रोकती है। नमाज बुराइयों से रोकती है। और ये सोचकर हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज बुराइयों से रोकती है। लेकिन मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि हमें जब 5, 7, 8, 10 साल की उम्र से गुज़र रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ़ नमाज़ की नहीं किया जाता, हमारे साथ पूरा वो बाकी का बंडल भी जो है वो हमें पेश किया जाता है कि ये भी चुकना तुसीं। उसमें फिर कुरान भी सीखना होता था। तो हम स्कूल जाने से पहले जो है वो सिपारा पढ़ने के लिए मौलाना साहब के पास जाते थे, इमाम साहब के पास जाते थे। वो इमाम जो 5 वक़्त की इमामत करवाता है, 5 ज़्यादातर उसकी दिन का हिस्सा, रात का हिस्सा जो है वो मस्जिद में गुज़रता है। वुज़ू में रहता है हर टाइम। कुरान की तिलावत करता है। उसी बंदे को मैं देखता हूँ कि यार वो छोटे-छोटे बच्चों से जो है, उनके उनके हाथ अपनी चादर में डलवाकर उनसे मास्टरबेट करवा रहा है, मस्जिद में बैठकर। साहिल, ये मैंने बहुत सारे चैनल्स पर ये बात की है। मेरा ये जी। ट्रिगर मोमेंट था। हुँ, आई वाज़ यंग। लेकिन फिर ये ऐसा थोड़ी ना हुआ कि मैं उसी वक़्त ही कोई मुल्हिद हो गया या एथियस्ट हो गया, नहीं। ये ट्रिगर हुँ, मोमेंट था। फिर उसमें मेरा जो पहला जर्नी था ना, वो ये नहीं था कि मैंने अब मौलवी को जो है वो मास्टरबेट करवाते देख लिया, तो मैंने जो है वो इस्लाम को छोड़ना है। मेरी जो सर्च थी वो ये भी साथ-साथ थी कि सच्चा फ़िरका कौन-सा है? सच्चे मज़हब की बात नहीं कर रहा, सच्चा फ़िरका हाँ। कौन-सा है? ये बहुत बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है मुसलमानों के लिए, ये ढूँढना। हाँ, 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 हाँ। अब उसमें बहुत सारी किताबें हैं, हर फ़िरके की अलग-अलग चीज़ें हैं। वो मौलाना अशरफ अली थानवी की बहिश्ती ज़ेवर है। फिर बहारुल अनवार है उनकी, क्या कहते हैं, हमारे जो शिया दोस्त हैं, और सबसे बड़ी नहजुल बलागा है। आहाहाहा! क्या किताब है। अगर आप किसी दिन नहजुल बलागा पढ़ेंगे ना, तो आप हज़रत अली की वो बंगियाँ आप को पढ़ने को मिलेंगी, जो आप आइंस्टाइन को भी वो पीछे छोड़ जाता है, स्टीवन हॉकिंग को भी वो पीछे छोड़ जाता है। हाँ, हाँ, वो हज़रत मौला अली जो है ना, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनको तो नोबेल हाँ, प्राइज़ अब मिलना चाहिए। किसी ने शायद नहजुल बलागा नहीं पढ़ी। पर इस तरह की मतलब फ़िरकों की किताबें पढ़ी। इवन कि मैंने अहमदियों पर, कादियानियों की जो है वो, उनके ऊपर काफ़ी स्टडी की। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की उसने शायद 84 बुक्स लिखी हैं, 84 या 86 बुक्स लिखी हैं। लेकिन उसमें से मैंने कुछ ही पढ़ी थी, रूहानी खज़ान पढ़ी थी। उसके अलावा उनकी एक और बुक थी, नहीं वो उसकी नहीं है, उनके शायद बेटा था या भतीजा था, मिर्ज़ा ताहिर अहमद। नॉलेज, रैशनैलिटी, उर्दू में उस बुक का नाम था इल्हाम, इल्म, अक्ल और सच्चाई। बड़ी ज़बरदस्त बुक है। वो अगर आपको किसी को टाइम मिले, ये जो सुन रहे हैं, तो वो पढ़िएगा, मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने लिखी थी, बड़ी ज़बरदस्त बुक है। उर्दू में उसका नाम है इल्हाम, इल्म, अक्ल और सच्चाई। मुझे अब इंग्लिश में उसका नाम एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा। वो पढ़ी, स्टडी किया। फिर जब ये सारी फ़िरकों वाली सर्च में चल रहा था, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी ये सर्च काफ़ी लंबी थी और काफ़ी लंबे साल की थी। तो मैं एक सवाल ट्रिगर किया। वो सवाल ये था कि फ़िरके क्यों? मज़हब क्यों नहीं? मज़हब कौन-सा सच्चा है? फिरके वाला मसला बहुत ही फिर ज़्यादा सीरियस है। मेरे पास इंटरनेट की एक्सेस आ फिर गई। ये ये शायद स्पार्टैकस। सुनिए। हाँ, जी, मेरे पास ठीक। फिर उस वक़्त तक जो है वो मेरे पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, और ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान में जो है ये बुक्स जो हैं, फ़िरका की बुक्स, ये ढूँढना और लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप किसी भी मौलवी, मुरब्बी, इनके पास चले जाइए, आपको बुक्स मिल जाती हैं। जब इंटरनेट की एक्सेस मिली, तो फिर जो है उसने बहुत सारी चीज़ें खोली, और वो फिर लंबी दास्तान है। उसने आज जो है वो उमर सानी को स्पार्टैकस बनाया। जी।
अच्छा, मैं ये पूछा था स्पार्टकस, जो जो ये जो मसला है, जैसा हमारे गालिब भाई भी कह रहे हैं कि फिरका वाला मसला तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और ये बहुत बड़ी वजह बनती है कि लोगों के अंदर तहकीक वाली चीज आती है, क्योंकि एक बार इंसान के अंदर तहकीक करने का मादा पैदा हो गया तो बहुत मुमकिन है कि वो एक फिरके से दूसरे फिरके में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, और उसके बाद लास्ट में वो इस्लाम को भी छोड़ देगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब आपने फिरकों की तलाश की कि कौन सा फिरका सही है, तो आपकी तहकीक कहाँ तक पहुंची, यानी कौन सा फिरका आपको मुसलमानों में सही लगने लगा? अब यार ये तो वो बात कह रहे हो ना कि यार आपने जलेबियों के थाल में से जो है वो जलेबी का सिरा ढूंढने की कोशिश की। तो कोई कोई ऐसा लगा भी या नहीं लगा कि ये इस्लाम के बहुत ज्यादा करीब है? यार नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फिरका इस्लाम के ज्यादा करीब है या नहीं। मुझे क्योंकि आपको मैंने बोला था कि मेरा ट्रिगर मोमेंट्स की जो मैंने बात की, जो ह्यूमन राइट्स की बात की, मुझे जो फिरकों पे तहकीक की थी वो शायद इस वजह से थी, ये शायद इस वजह से, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ये वजह भी थी कि मैं ये देखना चाह रहा था कि ह्यूमन राइट्स किस फिरके में सबसे ज्यादा है, कहां पर डिस्क्रिमिनेशन कम है, कहां पर जो है वो कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन नेचर के क्लोज है, और रैशनैलिटी के क्लोज है, कोई ऐसी बातें जहां पर आपकी इंसानी अकल जो है वो तस्लीम करती हो। मतलब वो स्टोरी ना हो कि यार वो एक अल्लाह के अर्श के नीचे एक फरिश्ता और वो उसकी शक्ल कुकड़ जैसी है और कुकड़ उसको देख के जाने देते हैं, मतलब ये वाली बकवास कम हो उसमें। मुझे कुरानिस्ट वाले जो है वो थोड़े बेटर लगे थे, लेकिन कुरानिस्ट वालों की फिर प्रॉब्लम ये है कि वो फिर जो है ना वो आए बाएं शाएं उसमें बहुत हो जाती है, क्योंकि कुरान खुद एक लूली लंगड़ी किताब है। और दूसरा ये है कि पीस के हवाले से जो अहमदी फिरका है, आपको ये होते, मैं सॉरी, मैं अपने खुल के जबान यूज करूंगा जो मैं करता हूँ। ये किसी बाकी मुस्लिमों से काम हरामी नहीं है, लेकिन टेररिज्म के मामले में इनकी जो है स्टांस बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जहाद बिल सैफ को जो है वो कंप्लीटली क्या कहते हैं, डिसोन करते हैं। वो कहते हैं कि ये जहाद बिल सैफ नहीं होता, जहाद बिल सैफ का टाइम गया, अब जहाद बिल कलम का टाइम है। आप इर्द गिर्द अगर आपकी कम्युनिटी में अगर अहमदी मुस्लिम अगर आपके रहते हैं ना, तो आपको बहुत पढ़े लिखे और बहुत सुलझे हुए नजर आएंगे। तो ये मुझे दूसरों से कंपैरेटिवली थोड़े बेटर लगे। हम्म लेकिन अहमदियों का मसला ऐसा है कि मेन स्ट्रीम इस्लाम तो उनको मुसलमान ही नहीं मानता। जो मेन स्ट्रीम फिरका, जितने फिरके हैं, वो तो अहमदियों को मुसलमान मानता ही नहीं है वो। वो तो भाई वो तो एक लंबा टॉपिक चला जाएगा ना, वो तो मानते ही नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि फिर उनके अपने अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैंने अहमदियों के अगेंस्ट भी एक वीडियो बनाई थी, उनकी अपनी जमात के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत घोटाले हैं। देखो यार, रिलीजन हो, फिरका हो, कुछ भी हो, एक बात तो जो है ना वो गारंटीड है कि ये सारी चीजें, रिलीजन, फिरका, और क्या कहते हैं, जो कल्ट फॉलोइंग है, पावर पावर पॉलिटिक्स के लिए होती है। आज अगर आप उन अहमदियों के खलीफा को देखें तो मेरे ख्याल में वो ब्रिटिश पीएम की इतनी सिक्योरिटी और इतना प्रोटोकॉल नहीं होता होगा जितना उसका होता है। ठीक है, और इनके अंदर अपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इनके जो है ना वो अपना ही एक अलग से सिस्टम है, इनका अपना अलग से इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है साहिल, कि अगर एक, आप सपोज यू आर अहमदीज, यू आर कादियानी, अगर आप किसी नॉन अहमदी से शादी कर लेते हैं ना, तो पूरी की जी। पूरी जमात दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अहमदी होगा, आपका नाम हर मस्जिद में अनाउंस होगा कि साहिल के बहुत साथ जो पसंद है है। पूरी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है, हम्म, साहिल ने जो है जमात की जो है वो खिलाफवर्जी की है। मतलब ये मेंटल स्लेवरी है, जबरदस्ती की मेंटल स्लेवरी है ये मेंटल। कैद मैं करके बता रख ही नहीं दिया है। सकता यार। हाँ, ये तो भाई बहुत लंबा लंबा चलेगा इस टॉपिक पर अगर कहोगे ना, तो ये अहमदियों के ऊपर मेरी एक अच्छी रिसर्च है, और इनको मैंने करीब से ऑब्जर्व किया है। किसी दिन अकेले सिर्फ अहमदियों पर स्ट्रीम रख लेना, मैं इनके साथ जरूर अहमदियों जरूर। के बहुत ही जी, मतलब चलिए आप आगे बढ़िए फिर। अभी अलग ही कहानी है जो उनकी। इस्लाम के बारे में किस तरीके से आपने यानी आपके अंदर जो डाउट्स बढ़ता गया, वो आप कंटिन्यू करिए। डाउट बढ़ता गया, इंटरनेट आया, रिसर्च हुई, और उसके बाद जो है वो फिर एक जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है ना साहिल, मुझे लगता है मैं किसी दिन पूछूंगा और आपको भी बताना पड़ेगा कि क्या आप इस फेज से गुजरे हैं, और अगर इस फेज से गुजरे हैं तो आपने उसको कैसे टैकल किया। आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस एज वेल, और आपके जी, एक्सपीरियंस पर भी जो है वो मेरे ख्याल में हमें एक स्ट्रीम करनी चाहिए। मेरा बिल्कुल। तो आप सबको मुझे पता ही अपने है। चैनल पे, आप अपने चैनल पे बुला लीजिएगा। मैं डेफिनेटली मेरी जो कहानी है वो मैं बता दूंगा और किस तरीके से इस फेज से मेरा गुजर हुआ, वो डिटेल में हम जरूर शेयर कर सकते हैं।
देखो साहिल, 2009 तक जो है ना, मुझे अब एग्जैक्टली मंथ तो याद नहीं है, बट मुझे लगता है कि 2009 या 8 का एंड होगा या 9 का स्टार्ट होगा। आई वॉज नॉट बिलीविंग इन रिलीजन एनी मोर। मैं अगर नमाजें भी पढ़ता था तो मैं कहता था कि यार क्या कर रहा हूँ भाई, क्या मुसीबत है यार, क्यों पढ़ जा रही हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ कॉल पर था, और हम दोनों जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे उस टाइम के, जिस टाइम का मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हम सब के ऊपर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम रिलीजन तो छोड़ देते हैं, एक्स मुस्लिम तो बन जाते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम अनाउंस नहीं करते अपने आप को, क्योंकि उसकी कॉस्ट का हमें अंदाजा होता है कि जिस दिन हमने अनाउंस कर दिया उसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ेगी। तो वो हम क्लोजेटेड एथियस्ट जो है, क्लोजेटेड नॉन बिलीवर्स जो है वो बन जाते हैं। और फिर वो एक क्या कहते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वी आर मुस्लिम बट वी आर नो लॉन्गर मुस्लिम। और उसमें फिर काफी फनी इंसिडेंट भी होते थे। उसमें काफी फनी इंसिडेंट ऐसे होते थे कि रमजान के महीने में अब रोजे भी रखने हैं। अब गर्मियों के रोजे हैं, 45 प्लस टेम्परेचर है। सुबह चलो खाना तो खा लिया, अब दिन में भूख लगी है मुसलमान तो है नहीं, और ना ही हमने रोजा रखा हुआ है। तो वो फिर घर से कोई रुपया 2 रुपया चोरी किया, पैसे थोड़े चोरी किए, निकले और कहीं बस पकड़ी, दूसरे गाँव गए। रास्ते में वो होटल होते थे ना, शायद आपको तो ये एक्सपीरियंस नहीं होगा बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसमें रोड साइड होटल होते हैं जिन्होंने पर्दा लगाया होता है मुसाफिरों को खाना खिलाने के लिए। मुसाफिरों को इजाजत होती है कि वो रोजा ना रखें, तो वो मुसाफिर बन के जाके लंच करते होते थे, और घर आके शाम में इफ्तारी पे भी जो है वो हाँ अम्मी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बड़ी प्यास लगी है, आज रोजा बहुत लगा है, तो वो नाटक भी करने होते थे। तो ये 2-3 साल का एक लंबा अरसा था। 2011 में मैंने, मेरे साथ जो, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, व्हेन आई वाज किडनैप्ड बाय मुस्लिम्स एंड टॉर्चर्ड, उसकी, तो उस वो किडनैप्ड जो दो बाय ढाई साल मुस्लिम थे एंड देन उसमें टॉर्चर्ड। वो एक फन भी था, लेकिन वो 2 साल एक बहुत एक थॉट प्रोसेस के हवाले से एक लर्निंग फेज भी था, जहां पर एक डिसीजन लेना था मुझे कि क्या मैं एक ड्यूल लाइफ जी सकता हूँ। ड्यूल लाइफ इन द सेंस, एक दोगली जिंदगी, जहां लोगों के सामने तो मैं मुसलमान हूँ लेकिन अंदर से मैं मुसलमान ना हूँ। उसका फायदा मुझे क्या था? मेरी बहनें भी मेरे साथ होती, मेरे माँ बाप भी मेरे साथ होते, किसी मुस्लिम से शादी भी हो चुकी होती, बच्चे बच्चे भी हो जाते, लाइफ सेट होती। लेकिन वो मेरी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी के साथ ही धोखा कर रहा होता, एक झूठ की जिंदगी गुजार रहा होता। और ये टॉर्चर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ये टॉर्चर रोज का सहता, रोज अपने आप को बताता कि तू झूठ की जिंदगी जी रहा है, और रोज अपने आप को कन्विंस करता कि कल भी तुमने झूठ की जिंदगी जीनी है। ये नहीं हो सका था। और फिर सैल्यूट जो यार ऐसे फैमिली पे बंदे को, रिवील हुआ, सही में बहुत बड़ा डिसीजन देखें होता है ये, अपने समाज मैंने को आपको छोड़ शायद देना। पहले बोला था कि फ्रीडम कम्स विद अ प्राइस, लेकिन फ्रीडम आल्सो केम विद एन एक्सपीरियंस। मैंने ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरा एक दोस्त था, जिस दोस्त पर मुझे इतना भरोसा था कि शायद मुझे अपनी माँ बाप बहन भाई पर भी शायद भरोसा ना हो। मैंने सबसे पहले उसके सामने रिवील किया था, उसके साथ झगड़ा किया था। मैंने कहा यार तू एक बात बता कि अगर एक बंदा एक 50 साल का बुढ़ा जो है 9 साल की बच्ची के साथ जो है वो एन एन करता है, तो उसको क्या कहेगा? तो उसने ना 2-4 गालियां कर दी उसको। उसको पता नहीं था कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने सवाल रेज कर दिया, मैंने कहा यार ये किया था, ये तो करने वाले हमारे आका थे। वो भाई बिफर गया उधर, हीटेड आर्गुमेंट, 2-4 गालियां वालियां, ये वो, आगे पीछे दोस्त थे, चला गया। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको मैं जाके मना लूंगा। वो मेरे घर पहुंचा। मेरे घर वाले जो है, मेरे मामू जो है वो, ये जो तबलीगी जमात है ना, इनके बड़े फाल और एक्टिव रुकन हैं। इतने एक्टिव रुकन हैं कि इनकी, मेरे मामू की बीवी ने खुला ले ली थी कि ये तो मेरे हकूक ही पूरे नहीं करते, तो मैं इनके साथ क्यों रहूं। मतलब वो इतने थे कि शादी तो कर ली थी लेकिन घर कभी भी नहीं टिकते थे, हमेशा वो तबलीगियों के साथ ही होते थे। तो और मैं सगे मामू की बात कर रहा हूँ। और मेरे मामू ने जो है वो फिर ये मेरी माँ को पता लगा, मेरे दोस्त ने मेरी माँ को बताया, मेरी माँ ने मेरे मामू को बताया। मामू और माँ ने मिलके जो है वो फिर मुझे किडनैप करवाया, टॉर्चर करवाया। 3 दिन दिए मुझे कि घर साथ वालों में ने वापस किडनैप आ। कराया आपको? हाँ, घर वालों ने किडनैप करवाया? सरकार सगी माँ ने। सगी माँ ने। हो। साहिल छोड़ो यार, इन बातों की तरफ नहीं जाओ, मुझे इस डिटेल में नहीं पढ़ना। आप ठीक है, आप चलिए। कॉल पॉज लेना शुरू करें या कोई और बात करें, इस टॉपिक पर नहीं जाना। चलिए, कोई ये नहीं, सारी आप डिटेल्स मैं इसको पहले बता स्किप, चुका हूँ। जी जी जी, बिल्कुल इसको स्किप कर दीजिए। मुझे वो पॉइंट्स बताइए ना, जैसे आपने अभी, जैसा मोहम्मद साहब की जो आयशा के साथ कम उम्र में शादी हुई थी, वो एक मेजर पॉइंट हो सकता है। ऐसे कुछ मेजर पॉइंट्स अगर आप कुछ और निशानदेही कर सकते हैं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं और जो मोमिन भाई भी सुन रहे हैं, उन्हें भी पता चले कि क्या वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे एक इंसान इस्लाम को ही छोड़ दे।
यार देखो साहिल, सिर्फ एक चीज नहीं होती, या एक मोमेंट नहीं होती जिसके ऊपर जो है इंसान जो है वो किसी रिलीजन को ही छोड़ दे। फिर इस्लाम जो है वो, फिर इस्लाम सिर्फ इस्लाम नहीं है, इस्लाम कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का: लाइफ ऑफ मोहम्मद, कुरान और हदीस। ठीक है। आ, फिर उसमें जब आप मोहम्मद की लाइफ को देखते हैं या इस्लाम को देखते हैं, इस्लाम में ह्यूमन राइट्स में आप फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस पर इस्लाम की तालीमात देख लें, स्लेवरी के ऊपर इस्लाम की तालीमात देख लें, फोर्स्ड कन्वर्जन्स के ऊपर इस्लाम की तालीमात देख लें, रिलीजियस फ्रीडम के नाम के ऊपर इंडिया तो बहुत बड़ा विक्टिम रहा है जजिया का। इन्होंने अब किसी दिन खाली जजिया के ऊपर ही अगर आपने करनी हो स्ट्रीम तो आई एम अवेलेबल, मोस्ट वेलकम। जी जी हमारे मेरे मेरे दादा के दादा जो हैं या आपके दादा के दादा जो हैं, वो क्या आपको लगता है हिंदू कि थे। मुसलमान थे? हरगिज नहीं थे, हिंदू नहीं। थे। जबरदस्त क्यों? देखो, एक इंडिया एक फर्टाइल लैंड है, ठीक है। यहाँ की इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये एरिया जो है, इनकी ज्यादातर आबादी जो है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। एक किसान जो है ना, उस किसान को ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन भगवान है और कौन अल्लाह है। उसके लिए अल्लाह और भगवान उसका चावल है, गंदम है, उसकी कपास है। ठीक है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर जो है वो हरि सिंह नलवा बैठा हुआ है, या उसके ऊपर जो है वो बाबर बैठा हुआ है, मुगल बाबर बैठा हुआ है। उसको फर्क ये पड़ता है कि इस साल बारिशें कितनी होंगी, उसको फर्क ये पड़ता है कि इस साल जो है वो पानी मुझे कितना मिलेगा। ये लोग जब आए तो इन्होंने बहुत दो ही ऑप्शन, जबरदस्त बात बोली है, बहुत ही जबरदस्त। जजिया या कन्वर्जन। और साथ दूसरा इन्होंने जो काम किया था, ये इन्होंने भी मॉडर्न मुस्लिम इस्लाम की जो है वो कोशिश की थी। यहाँ पर ये सूफीज को लाने वाले कौन थे? कभी पढ़िएगा जरा इस्लाम में सूफीज्म को, ये जो सूफीज्म है, इसको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करवाया? कौन लेकर आया था हिस्टोरियंस को? किसने जो है वो लिखी थी हिस्ट्री? और किसने हिस्ट्री में जो है वो घपले और घोटाले किए थे? अगर किसी को, मैंने अब उसके ऊपर एक दो वीडियोस की थी 20-20 मिनट की, जिसका वो मैंने टाइटल दिया था कि हाउ मुगल्स लूटेड इंडिया। अगर कहेंगे तो फिर पूरी स्ट्रीम इसी के ऊपर रख लेंगे। फिर आगे है ह्यूमन राइट्स के लिए जो है वही गवर्निंग सिस्टम है। डेमोक्रेसी हमारे पास आज है और ये एक सक्सेसफुल सिस्टम है। फिर डेमोक्रेसी को शरिया लॉ कैसे देखता है? फिर हमारे पास क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, वो इवॉल्व होती रही है टाइम टाइम टू टाइम। आज हम इवन के इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनली होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है। फिर इस्लाम क्या कहता है उसके बारे में? फिर हमारे पास ये जो अडल्ट्री है, स्टोनिंग है, सजाओं और जजाओं का जो निजाम है इस्लाम का, वो फिर हमें देखना पड़ता है। फिर आगे ये तो एक चीज तीन बताया था ना कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद है, कुरान है, हदीस है। इन तीनों चीजों का जो है वो कॉम्बिनेशन इस्लाम है। ये तो सिर्फ मैंने इस्लाम की बात की थी। फिर मोहम्मद की जी लाइफ जो है देख लें, उसकी लाइफ के बारे में मिथ्स जो है वो देख लें। फिर उसकी लाइफ के जो क्योंकि उसकी लाइफ के दो पार्ट्स हैं, एक मदनी पार्ट है, एक मक्की पार्ट है। ठीक है। जी वो एक मदनी पार्ट में जो है वो खारिश वाला कुत्ता बन के रहता है, सॉरी मक्की पार्ट में। और मदनी पार्ट में जो जैसा ही आता है वो एक खूनखार भेड़िया बन जाता है। आई एम सॉरी साहिल, आपने बोला था कि खुल के बोल सकते हो, तो मैं फिर इस तरह की लैंग्वेज यूज करूंगा। सॉरी, मुझे इतना। इससे कम जाती नहीं है। ठीक है। अच्छा, इससे फिर इससे कम में आप हाँ, नहीं बोल फिर सकते हो। आप एक काम करो भैया, आप मेरे साथ जो है ना वो टाइम, मैं ऑनलाइन आपको बोल रहा हूँ, हम ना फिर इसको प्रॉपरली करते हैं। हाँ, फिर पहले कुरान को उठा, जो मर्जी कर लो, इस्लाम को उठा लो, ह्यूमन राइट्स को उठा लो, वुमेन राइट्स को उठा लो, मोरल इश्यूज को उठा लो, शरिया को उठा लो, इस्लाम की ने जो आजकल गेम्स खेलनी शुरू की हुई हैं इस्लामियों ने, वो उठा लो, मोहम्मद की लाइफ उठा लो, कुरान उठा लो। मेरे साथ पूरी स्ट्रीम करें, फिर मैं एक एक टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में आप कवर बताओगे। करते जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल। एक स्ट्रीम में क्या कुछ बोल लेंगे, कितना कुछ बोल लेंगे। सही फिर सही। हम हेट, इस कुरान के हेट पर पढ़ने क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा पे बात करेंगे, वर्सेस वायलेंस पे बात करेंगे। इस्लाम हम्म में अमन कितने अमन के दीन है उस पे बात करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन हम्म, पे बात करेंगे, कुरान में साइंस की बात करेंगे। आओ बिस्मिल्लाह करो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल। साहिल ऐसा हाँ, करो यार, 1 घंटा हो गया। कॉल्स ले ले। भाई कॉल्स ले भाई ले। आप दोनों भी, नहीं आप दोनों भी बोल लो यार, मुझे मरवाना है। 1 घंटे से बोली जा रहा हूँ, सांस लेने दो यार। मैं बिल्कुल बिल्कुल। फेफड़े जो है ना वो दर्द करने मैं लगे हैं, बोल बोल। एडम एडम सीकर भी मौजूद है, मिर्जा गालिब भी है, तो मैं स्ट्रीम का लिंक शेयर करता हूं ताकि हमारे मिर्जा गालिब भाई भी जुड़े। एडम सीकर भी एक है। मिनट, एक मिनट, मुझे जरा जो है ना लैपटॉप से आने दो, और मुझे 5 मिनट की, 1 मिनट रुकिएगा बिल्कुल। जरा। जी जी, एक 1 घंटे में उन्होंने काफी कुछ कवर किया है, लेकिन कोई भी टॉपिक को अगर बहुत ज्यादा डिटेल में हमको अगर उस पर डिस्कस करना है तो एक सिंगल सिंगल टॉपिक हम ले सकते हैं, और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो बड़े बड़े टॉपिक्स है इस्लाम के, उस पर हम डिस्कशन करें। लेकिन आज हम जल्दी इसको क्लोज करेंगे। चलिए, एडम भी ज्वाइन हो गए ताकि स्पार्टकस को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए। चलो मैं चलता हूँ, फिर आप करो, मैं आता हूँ हाँ, स्पार्टिकस भाई। बैक स्टेज पे ही है ना मसूद?
हाँ आता हूँ जरा थोड़ा एक ठीक है काम जी, ठीक है ठीक है यार मैडम, स्पार्टकस बहुत भाई, बहुत स्वागत है। थैंक यू साहिल भाई, बहुत अच्छा लाइव स्ट्रीम। क्वाइट फ्रैंकली मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्पार्टकस भाई को सुन रहा हूँ, मजा आ गया यार। क्या जमांदरू अल्फाज बोले हैं भाई ने, क्या बेहतरीन एग्जांपल्स दिए हैं। मैं कहता हूँ यार, मैं दिल जो है ना वाग वाग हो गया, और मैं कह रहा था यार ये ऐसा शख्स। मुकेम्बो पुश। जी, उनका डाउन हो गया है। अच्छा वो देखना जरा मेरा दूसरी तरफ से आया कि नहीं आया। हाँ, मैंने लैपटॉप कौन से भी सा था? इंटर होने की कोशिश कर रहा नहीं, हूँ। वो नहीं आया अभी तक नहीं 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 आया। नहीं, मैं खुद इंटर होने, 1 मिनट रुकना जरा। इनको दोबारा ले लो अगर बैठे हैं तो। हाँ, शायद वो एडम जी का शायद कनेक्शन का इशू होगा, तो वो फिर से ज्वाइन कर लेंगे। गालिब भाई, लिंक शेयर किया है मैंने, प्लीज ज्वाइन करो। मिर्जा गालिब भाई से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए, कमान संभाल ले। मेरा ब्राउजर क्रैश, मुझे पता भी नहीं लगा। सो एडम, इतने खुश हो गए आपके, आपका यार, कनेक्शन ही ब्रेक हो गया। यार आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना आज खुश हूँ यार, ये भाई की बातें सुन के ना। भाई जो छक्के मारते हैं लेफ्ट राइट किस्म के, मेरा तो इमरान खान के भी छक्के ऐसे नहीं है जैसे इन्होंने मार दिए आज। मतलब आपको मेरी इंसल्ट करनी थी तो इमरान खान के साथ ही कंपेयर करके की। लाहौल वाला कुआ था नाले इल्ला बिल्ला यार, छक्कों की बात कर रहा हूँ, उसकी प्रेसिडेंसी की बात नहीं कर रहा। छक्के तो नवजोत सिंह सिद्धू भी मारता था, छक्के तो विराट कोहली भी मारता है, मतलब इमरान खान क्यों यार, वो पपेट यार वो पपेट के साथ ही मिलाना था यार। भाई वो पाकिस्तानी होना तो इसी उसी का नाम जेन में रहता है ना यार, समझा करें अब। वो बाबर आजम कह देना यार। वो कौन है? पता लग गया तुसी पाकिस्तानी नहीं है, जो बाबर आजम ਨੂੰ नहीं जानते ना तो फिर तुसी पाकिस्तानी भी नहीं जे। यार हैगा तो पाकिस्तानी है, लेकिन मैच असली टाइम ही नहीं मिलता सी, पढ़ाइयां शराइयां करते रहे सारी उम्र, और टाइम ही नहीं लग गया। लेकिन बहरहाल बहुत मजा आया मेरी जान, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे एक्स मुस्लिम्स जो इस तरीके से बात करें, दे आर वेरी फ्यू। क्वाइट फ्रैंकली मैंने भी कभी इस तरीके से बात नहीं की और देखा नहीं, मैं इस्लाम के अंदर ही सिर्फ घुस के तो उसी को तोड़फोड़ कर रहा होता हूँ हमेशा। लेकिन आई रियलाइज के यार ये हाउ यू सेड दीज थिंग्स, इट्स राइट ऑन स्पॉट। लाइक द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ योर डिस्कशन वाज लाइक वाओ, लाइक मजा आया। किसी बंदे ने ना बिल्कुल यार कमाल है यार, वो जो सही हमारी देसी एग्जांपल्स देके ना, कुत्ते ਨੂੰ मेहंदी ला के दे यार, मैं कहता हूँ यार एकदम से आई वाज अमेज्ड। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से हाउ यू एक्चुअली डिस्क्राइब्ड इट। इट वाज लवली, लवली। गॉड थैंक ब्लेस यू यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और चीज कहनी है मुझे जी जी साहिल। हमारे जी, एक मुझे इंस्टाग्राम पर और ईमेल वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे बच्चे ढूंढ के 18-18 साल के बच्चे, 20-20 साल के बच्चे, अब मैं 35-37 साल, 34 साल मेरी उम्र है तो मैं कह सकता हूँ इनको बच्चा, मैसेज करते हैं इस सवाल का जवाब दें, उस सवाल का जवाब दें, इस सवाल का जवाब दें। बच्चों, मेरा एक मैसेज है आप सब के लिए और हर उस बंदे के लिए जिसके जहन में कंफ्यूजन चल रही हैं। देखो, आपके लिए इतना काफी है कि आपने एक रिसर्च कर ली, एक तहकीक कर ली, कि आपने आपको एक एग्नोस्टिक सिचुएशन मान लिया है। देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि खुदा को डिसप्रूव करना है कि खुदा नहीं है। आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आपने खुदा को प्रूव करना है, क्योंकि इन दोनों चीजों का कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रूफ हमारे पास नहीं है। ना तो ऑब्जेक्टिवली गॉड प्रूवन है और ना ही उसकी नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो प्रूवन है। तो आपको हर चीज का मास्टर नहीं बनना है। अपने आप को इस क्लोजेट से बाहर निकलने के लिए, रिलीजन के क्लोजेट से, कि जब तक मेरे पास हर चीज की जो है वो कंप्लीट मेरे पास नहीं हो जाती, मैं इससे नहीं आ सकता। वो आपको एक ऐसे घन चक्कर में डालेंगे कि फिर आप घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। द मोमेंट जब आपके पास इतने कंक्लूसिव एविडेंस आ जाए कि आपकी जिंदगी रिलीजन के बगैर गुजर सकती है, सबसे पहला सवाल पूछें अपने आप से। जब आप इस स्टेज में आए जहां आप सवाल पूछने लगे, तो सबसे पहला सवाल ये पूछें, क्या मुझे अच्छी जिंदगी और अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए किसी मजहब या खुदा की जरूरत है? अगर इसका जवाब मिल जाए कि नहीं, तो फिर आपको मजीद जो है इस चक्कर में जिंदगी गुजारने की, अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर आ जाएं। उस टाइम को, जो टाइम आप इन घन चक्करों में गुजारेंगे, उस टाइम को अपनी सोशल और इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए लगाएं, अपनी एजुकेशन की तरफ लगाएं, फैमिली की तरफ लगाएं, सोशल सर्विस के लिए लगाएं। उस टाइम का अच्छा वो क्या कहते हैं, इस्तेमाल को क्या कहते हैं, उपयोग। मेरी हिंदी जरा थोड़ी कमजोर यार, है आप इंडिया से, बाय द वे, इंडिया से हैं कि पाकिस्तान से हैं? यार। लोरी है, लोअर देन ओ आल ताड़ी खैर अजय, क्या बात है जी। फिर तभी तो मैं केड़ा कहता हूँ, केड़ा इंडिया। तभी तो मैं कहता हूँ कि ये साहिल भाई का चैनल जो है ना इतना शफाफ है। जो शुरू में आपने पहला सेंटेंस बोला ना, वही भी मैंने मैसेज किया था यार, बंदा जो रहेगा ना सही है। जब आपने कहा था कि यार थोड़ी सी तो ट्रोलिंग करने देना। यार हम लोग रह ही नहीं सकते, पंजाबी नहीं रह यार सकते ट्रोलिंग के बगैर। मैं वही कह रहा हूँ, ਹੁਣ ਲੋਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਅਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। बिल्कुल राइट ऑन स्पॉट, राइट ऑन स्पॉट हाँ यार। हाँ, आपका चैनल भी यार शेयर करो यार, मैं सब्सक्राइब भी करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे भी आके गपशप लगाओ थोड़ी सी।
वैसे मैं हाँ मुझे आपके ऊपर बड़ा अफसोस है कि यार आप मुझे जानते, मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े एथियस्ट चैनल को आप नहीं जानते, उर्दू सर, चैनल आई को। एम क्या सो बात है। सॉरी अबाउट दैट सर, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। असल में मैं जब एक्स मुस्लिम हुआ था ना, तो मेरे को यही था कि एक्स मुस्लिम बस ये अमेरिका और यूरोप में ही है, पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम कोई हो ही नहीं सकता। ये तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे, चंद एक लोगों से, मतलब सच बोल टीवी वालों से इंट्रोड्यूस कराया, लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं कहा, वो ताड़ी खैर हो जाए, पाकिस्तान में भी इतने पोस्टेड बैठे हुए हैं। सो क्वाइट फ्रैंकली मैं मैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं आपको एक जुगत मारने लगा हूँ, और जो सर मारने लेडीज सर। बैठी हुई हैं, खवातीन बैठी हुई हैं, उनसे भी माजरत, साहिल से भी माजरत। वो मैं ये कहने लगा था कि ਅਸੀਂ ਬੁੰਡ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਬਟਨ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं लगा। सर मैं लोगों की बुंडा नहीं ना देख रहा हूँ। मतलब हद नहीं हो गई यार, कि यार हम एक्टिविज्म कर करके मर गए, 2011-12 से लगे हुए हैं और आप आज कह रहे हैं। और मैं तो बता रहा था कि हम लोगों का तो एक्टिविज्म जो है वो बहुत बहुत पुराना है। इसकी पीक के years भी हमने देखे हैं, इसका डाउनफॉल भी देखा है, इसका स्टार्ट भी देखा है। पाकिस्तान में बहुत एथियस्ट की बहुत बड़ी तादाद बैठी है। आपको आईडी, मैं अभी हारिस ने कुछ अर्सा पहले अपने चैनल पर एक ईरान से रिलेटेड जो है वो एक शेयर किया था, एक सर्वे। और अली रिजवी के साथ, अली रिजवी कनाडा में होते हैं, एक्स मुस्लिम हैं, वो भी एथियस्ट हैं। मैं उनके साथ एक प्राइवेट मीटिंग में था, और अली रिजवी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली थी, मैं उसको अक्सर कोट करता रहता हूँ। अली रिजवी ने ये कहा था कि द डे Muslim countries, the 13 Muslim countries who have apostasy laws, यस सर। the days these laws will be eliminated, or these countries will abandon these laws, though all these Muslim majority countries will convert into Muslim minority countries. तो ये आमेन। थोड़ी बात। यार मैं एक हाँ, बताऊं, ये कारादावी की आप अगर तकरीर सुनो, जो कि कारादावी एक प्रोफेसर है अल अज़हर यूनिवर्सिटी का, विच इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। उसने अपनी तकरीर में ये बहुत बोली हुई है कि अगर अपोस्टेसी लॉ ना होते और अबू बकर मोहम्मद के मरने के बाद 1.5 साल अपोस्टेसी की हिर्बुर रेदा अपोस्टेसी वॉर्स ना wars। करता, तो आज इस्लाम का नामो निशान ना होता, मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम खत्म हो चुका होता। सो दिस इज द अपोस्टेसी लॉ विच इज सेविंग इस्लाम। हाँ, वाइज हाँ, ये लॉ खत्म कर दो। अगर मेरे अपने ही जानने वाले, मेरे अपने ही खानदान वाले मुझे कत्ल करने के ऊपर ना होते, तो मेरे पास ये टारगेट का साइन ना होता, मेरी शक्ल देख रहे होते आप लोग, और मैं यहाँ पे खड़े होकर इस्लाम की माँ बहन एक कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन बगैर हम्म। फेस के करता हूँ, लेकिन मैं फेस के साथ इसकी माँ बहन एक कर देता अगर ये लॉज मौजूद ना आदम हो। भाई, तो दोस्तों ये सारी स्ट्रीम आपने देखी, काफ़ी लंबी स्ट्रीम हो गई है, हालांकि ये 5 घंटे की स्ट्रीम थी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। स्पार्टकस जो हैं वो तो काफ़ी पुराने, और इनको मैं काफ़ी पुराने टाइम से भी जानता हूँ। जब ये अंकुर भाई के चैनल पे आए, तो जब स्पार्टकस ने नया नया चैनल बनाया था, और जब इनके लगभग 500 या 600 के आसपास इनके सब्सक्राइबर थे, मैं तब से इनके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, इनको सुनता था। ये काफ़ी टाइम से एक्टिविज्म कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम स्पार्टकस। काफ़ी बातें इन्होंने कही, इतनी चीज़ें, इतनी गहराई से जो इनको नॉलेज है, ये गुरु है बेसिकली। मैं अगर सही बात बताऊं तो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रहा है, इनके ये गुरु माने जाते हैं। और जो कष्ट इन्होंने झेले होंगे, आई थिंक बाकियों ने नहीं झेले होंगे, ये बात पक्की है। काफ़ी नॉलेजेबल है, इनको सुनता हूँ इनके चैनल पे से, मैं अभी भी जुड़ा हूँ। अब वीडियो नहीं आते हैं इनके चैनल पे। हम ये, अगर स्पार्टकस जी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे आइए, अपने वीडियो बनाइए। आप लोगों का साथ रहा और आपने मेरे चैनल को अगर बढ़ाया आगे, तो मैं ज़रूर इनसे इंटरव्यू लेके ज़रूर आऊँगा। तो आपने अभी तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक पॉइंट लास्ट में एक रखना चाहता हूँ, छोटा सा है। कुछ लोगों को मतलब बोलते हैं, देखो जी तू तो खुद कुछ नहीं करता, तू तो रिएक्शन चैनल बनाता है। मतलब मुझे इतना उन लोगों के ऊपर हंसी भी आती है, उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी के ऊपर, मतलब इतना नॉलेज कम है। देखो, अगर न्यूज़ चैनल पे आप जाओगे, न्यूज़ चैनल पे जो डिबेट्स होती हैं, उसमें न्यूज़ चैनल की खुद की कुछ नहीं होता, ठीक है। दो पक्ष लेके आते हैं। मैं अगर बीजेपी कांग्रेस का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक तरफ बीजेपी होती है, एक तरफ कांग्रेस होती है। दोनों पैनलिस्ट को लाते हैं, वो अपने पैनलिस्ट पे डिबेट करवाते हैं, और जो है वो चैनल चल रहे हैं, सारे टीवी चैनल चल रहे हैं। और रिएक्शन चैनल तो एक ऐसा चैनल है जहां पर हमें इनकी बातों को सुनकर आप लोगों को दिखाना है और अपने व्यू यहां पर बताने होते हैं। जब मैं हर वीडियो के एंड में बताता हूं, शुरू में भी बताता हूं कि क्या वीडियो में होने वाला है, लास्ट में बताता हूं कि ये पॉइंट निकल के आए हैं। तो एक रियलिटी, एक सच्चाई, एक ट्रुथ की खोज में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो रिएक्शन चैनल बना के अगर मैं इनकी वीडियो नीचे छोटे उसमें दिखा रहा हूँ, अपने व्यू, अपने विचार भी उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि हमें तो इनको सुनना है ना। हमें नॉलेज थोड़ी ज़्यादा, हमें तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हम तो सीख रहे हैं, हम तो जान रहे हैं। हमें तो इस्लाम का ABC नहीं पता है,
तो इनको सुन सुन के हम जो है वो जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और यही मेरे चैनल का पर्पस भी है कि हम आपको ट्रुथ बताएं, सच बताएं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 5 घंटे की वो पूरी क्लिप है, आप भी उसको देख सकते हो। और ये सारी आज की चीज़ थी, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको स्पार्टकस जी को सुन के। और ऐसी ही डिस्कशन और डिबेट्स में आपके लिए रिएक्शन के रूप में लेके आता रहूँगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।